हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ का, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यार देखो मैनेजमेंट का मतलब समझो। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट का सीधा सिंपल मतलब हुआ कि आप कोई काम कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, और वो काम जो कर रहे हो वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर रहे हो। अब इफेक्टिवली एफिशिएंटली का मतलब यहाँ पे मैं समझाऊंगा आप लोगों को। उससे पहले ये समझो कॉन्सेप्ट क्या होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें तीन चीज़ें इंक्लूड होती है: प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये तीन चीज़ें इंक्लूड होती है। प्रोसेस वो तरीका होता है कि आप कैसे एक काम को कर रहे हो, अंजाम दे रहे हो। व्हाट आर द मतलब स्टेप्स यू डू, यू परफॉर्म टू कंप्लीट और अचीव अ गोल और कंप्लीट अ वर्क। ठीक है, प्रोसेस होता है एक सीरीज ऑफ स्टेप्स इन अ सीक्वेंस। अच्छा, सीक्वेंस मतलब देखो एक सीक्वेंस मतलब एक आप प्रॉपर लाइन से कर रहे हो। जैसे एक सबसे पहले करा, उसके बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऐसे नहीं कर रहे कि पांचवा काम सबसे पहले कर दिया, फिर तीसरा किया, फिर पहला करा, इस तरह नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब एक सीक्वेंस में चल रहा है, सीरीज ऑफ स्टेप्स जो आप एक गोल को अचीव करने के लिए करते हो। मतलब एक काम करने का तरीका क्या होता है? प्रोसेस, तरीका, सीधी भाषा। ठीक है। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मतलब आप कितने टाइम ले रहे हो। जैसे मान लो आपको 2 दिन दिए गए हैं, आपको 20 पेज का एक प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आप बना ले रहे हो 2 दिन के अंदर अंदर, तो आप इफेक्टिव हो। क्यों? आपने प्रॉपर टाइम में उस काम को कंप्लीट किया। अगर नहीं बना पा रहे हो तो आप इफेक्टिव नहीं हो। ठीक है, आप प्रॉपर टाइम में नहीं कर पाए। इफेक्टिव का सीधा मतलब देखो, बुक में बुकिश डेफिनेशन पढ़ लेना, लेकिन उसका सीधा मतलब होता है प्रॉपर टाइम। आप टाइम पे परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप लिमिटेड या जो गिवन टाइम है उसमें आप कंप्लीट कर रहे हो तो यू आर इफेक्टिव। अब आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है देखो, एफिशिएंसी में होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आप वेस्टेज नहीं कर रहे। जैसे एक मान लो आपको एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उनके एम्प्लॉयज़ को टारगेट दिया गया कि आपको 10 दिन में 100 कार्स प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, अब उनने 10 दिन में 100 कार तो प्रोड्यूस कर ली, लेकिन उनने मटेरियल उतना वेस्ट किया है, मतलब उतना टोटल 100 कार बनाने में उन्होंने उतना मटेरियल वेस्ट कर लिया, यूज़ कर लिया सब मिला के, जितने में 150 कार्स बन सकती थी अगर वो मटेरियल प्रॉपरली यूज़ होता तो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप इफेक्टिव तो हो पर एफिशिएंट नहीं हो। एफिशिएंसी आपके अंदर नहीं है। एफिशिएंसी मतलब आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो प्रॉपर रिसोर्सेज का। ऐसा नहीं वो काम एक लाइन में हो सकता था, आप उसके लिए पूरा पैराग्राफ लिख के आ रहे हो, जो कि कई लोग स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं। ऑब्वियसली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा पेज भर के आ गए और फिर कह रहे सर टाइम नहीं बचा, 5 मार्क्स वाला छूट गया। भाई 2 मार्क्स है तो 2 मार्क्स के हिसाब से लिखो ना, 5 के हिसाब से क्यों लिख रहे हो, 10 के हिसाब से क्यों लिख रहे हो। 10 का तो मार्क्स भी नहीं आता भाई, 10 के क्वेश्चन भी नहीं आते आजकल तो। अब आएंगे शायद 8 नंबर के। हम लोग के अभी जो हुआ है ये 21-22 बैच, इसमें तो आए नहीं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आप 4 नंबर का लिख रहे हो, तो वो है कि आप एफिशिएंट नहीं हो। 4 नंबर के क्वेश्चन में मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन में आपने 4 नंबर कंटेंट लिखा, फर्जी में 2 नंबर जो एक्स्ट्रा लिखा ना वो हो गया, वेस्ट कर दिया आपने। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, 2 नंबर का है सिर्फ 2 नंबर में ही खत्म करो, फर्जी वेस्टेज कुछ नहीं करनी। ठीक है, अब आओ इनके रिलेशन में, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। देखो इनका है ना बहुत एक गहरा संबंध होता है। यहाँ पे देखो मैनेजमेंट में बोला गया है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन में, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दोनों क्यों लिखे हैं यहाँ पे? दोनों इसलिए लिखे हैं कि आप मान लो इफेक्टिव हो, प्रॉपर टाइम पे काम कर रहे हो, वो तो ठीक है, पर आप वेस्टेज इतना कर रहे हो कि लॉस हो रहा है। 100 कार, जैसे अभी एग्जांपल दिया, 100 कार प्रोड्यूस करनी 10 दिन में, उनने 10 दिन में 100 कार तो प्रोड्यूस की, पर वेस्टेज इतना कर दिया कि अगर वो वेस्टेज ना होती तो 50 कार और प्रोड्यूस हो जाती, मतलब टोटल 150 कार्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इफेक्टिव तो हो पर एफिशिएंट नहीं हो। और अगर इफेक्टिव नहीं हो, एफिशिएंट हो सिर्फ कि आपने 10 दिन में 80 कार्स प्रोड्यूस की, आपने प्रॉपर यूज किया रिसोर्सेज का, बट आप इफेक्टिव नहीं हो, एफिशिएंट हो।
तो उससे क्या होगा, मार्केट देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है ना, उसमें ना ये होता है कि आप या तो तुरंत के तुरंत डिमांड पूरी करो, नहीं तो कस्टमर चले जाएगा। आप अकेले मार्केट में नहीं हो, है ना, बहुत सारे लोग हैं, तो कस्टमर को इससे मतलब नहीं है आपका क्या हो रहा है, कस्टमर को इससे मतलब है आप उनकी डिमांड पूरी कर पा रहे हो, टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, उनके हिसाब से कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसलिए इफेक्टिव होना भी जरूरी है, एफिशिएंट के साथ। आपने 10 दिन में 80 कार्ड प्रोड्यूस की, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या, वो तो ठीक है, पर डिमांड 100 कार हो गई थी, 20 कार क्या हो गई, लॉस हो गई। जो 20 कार और सेल हो सकती थी वो गई, अब नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों जरूरी है। आप प्रॉपर टाइम में काम करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी करो, ठीक है। ये हो गया इनका रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये हो गया, ठीक है। कि एग्जाम्पल वहाँ लिख देना, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, इन एन ऑटोमोबाइल कंपनी, या कोई भी अपने मन से जो मैंने दिया या तो वही लिख दो, ईजी है। नहीं तो कोई अपने मन से इवन मोर ईजी अगर आपके पास है तो उसके साथ भी आप जा सकते हो, ठीक है। अब आता है कि इसके बीच का डिफरेंस क्या है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का। देखो इफेक्टिव जो होती है ना, तुम लोग को बता रहा, ज्यादा बड़ा लिख दिया मैंने, ऐसे ही होता है उसको। ये देखो इफेक्टिव जो होता है इसमें सिर्फ टाइम से मतलब होता है, डिफरेंस बता रहा हूँ। टाइम से मतलब होता है, कॉस्ट से मतलब नहीं होता कि कॉस्ट क्या आ रही है, कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस इतना ही मेजर डिफरेंस है, बाकी छोटे मोटे लिख लेना। एफिशिएंसी क्या होता है, कि टाइम से कोई मतलब नहीं है इसमें, कॉस्ट से मतलब है कि कॉस्ट क्या आ रही है, ठीक है, सिर्फ कॉस्ट से मतलब है, टाइम से कोई मतलब नहीं है, टाइम कितना भी लग जाए, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस। लेकिन कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी या कुछ भी कहीं पे भी कोई भी ऐसा नहीं होता जो सिर्फ इफेक्टिवनेस की ओर जाता है, एफिशिएंसी की ओर नहीं जाता, या सिर्फ एफिशिएंसी पे फोकस करता है, इफेक्टिवनेस पे फोकस नहीं करता। दोनों चीज़ों में फोकस होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, आप टाइम पे डिमांड पूरी नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट इफेक्टिव, तो वो चले जाएगा, कस्टमर रुकेगा नहीं आपके लिए कि आप आओ अपना फिर सप्लाई करो तब ले, नहीं। और अगर आप एफिशिएंसी नहीं है आपकी फर्म में, एफिशिएंट नहीं हो, तो यार रिसोर्सेज इतना वेस्ट होगा ना कि आप प्रॉफिट तो बनाने से रहे, कंपनी तो डूबनी ही डूबनी है ना। तो इसलिए जो भी फर्म्स होती हैं वो दोनों चीज़ों में फोकस करती हैं, लेट्स नॉट इरेज इट, दोनों चीज़ों में फोकस करती हैं, इनमें इक्वल फोकस रहता है, 50-50 का, 50% 50% का फोकस, 50-50 फोकस। और कोशिश करते हैं दोनों ही ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो अब आता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मैंने हेडिंग्स लिख दी हैं और मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे। तो देखो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले आता है, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे मान लो एक फॉर एग्जांपल एक फर्म ए है जिसका एक गोल है कि उनको एनुअल में, इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करना है ना। तो उनकी जो मैनेजमेंट होगी वो यही करेगी कि उनको उसी हिसाब से वो काम करेंगे कि उनको 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करना है। मतलब मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है, उसका एक हमेशा एक स्पेसिफाइड गोल होता है जो उन्हें अटेन करना होता है, इसलिए मैनेजमेंट होती है, ठीक है। मैनेजमेंट का सेकंड फीचर जो है, इट इज़ परवेसिव। अच्छा, परवेसिव का मैं आपको मतलब बता दूंगा, पहले उससे पहले ये सुन लो कि परवेसिव यार बहुत देखो हार्ड एंड फास्ट लगता है बट बहुत सिंपल वर्ड है, ठीक है। और बिजनेस स्टडीज में खासकर बात करें 12th क्लास में, लगभग आपको मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में, पार्ट ए जो है, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स उसमें परवेसिव का मतलब तो आएगा ही आएगा। बिजनेस स्टडीज में जो पार्ट ए वाला काम है, मतलब ये प्लानिंग, मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, इन सब में आपको परवेसिव जरूर आपको सुनने में आएगा। परवेसिव क्या होता है, तो परवेसिव का सीधा सिंपल मतलब समझ लो, परवेसिव मीन्स एवरीवेयर, मतलब हर जगह जो चीज़ होती है वो होती है परवेसिव, जो हर जगह है, मतलब उसको ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहाँ वो चीज़ नहीं है, ठीक है। वो हो गया परवेसिव, जो हर जगह होती है। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव, वो हर लेवल पे रिक्वायर्ड होती है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जो क्लर्क हैं, पियोन है, उनमें ही मैनेजमेंट होता है, इन और एंडिंग टिल
CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको भी मैनेजमेंट चाहिए होता है, मतलब मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, वो हर लेवल पे होता है, इंस्पायर मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी पोस्ट क्या है। मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, बस डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अब आता है मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट। मल्टी डायमेंशनल है मतलब वो सिर्फ एक काम पे फोकस नहीं करता मैनेजमेंट, कि मैं सिर्फ इतने इतने में फोकस करूंगा, बाकी मुझे करना ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, ऑपरेशंस, ये मैंने लिखा हुआ है। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल कैसे है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी करता है, मतलब काम को ही मैनेज करता है, लोगों को भी मैनेज करता है, ऑपरेशंस को ही मैनेज करता है। देखो काम को मैनेज करता है, काम नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कैसे आएगा? लोग को मैनेज क्यों करता है? अब देखो लोग को मैनेज नहीं करेंगे, लोग परेशान हो गए, लोगों ने कंपनी छोड़ दी, काम कौन करेगा, ठीक है। ऑपरेशंस को मैनेज क्यों करते हैं? ऑपरेशन को मैनेज इसलिए करते हैं कि भाई ऑपरेशंस अगर सक्सेसफुल नहीं कंडक्ट हो रहे हैं, या उनमें कोई हिंड्रेंस आ रहा है, या कोई लूप है जिससे लॉस होने की संभावना है, तो क्या होगा? लॉस होगा, ऑब्वियसली गोल नहीं आएगा। इसलिए तीनों चीज़ें मैनेज होती हैं, ठीक है। अब आता है मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा नहीं होता कि आपने, जैसे हम लोग एक फर्म ए है, ऑटोमोबाइल्स फर्म है, उनने कार डेवलप प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसा नहीं है उनने सिर्फ कार का रॉ मटेरियल खरीद लिया, मैनेजमेंट खत्म, नहीं। फिर उनने प्रोडक्शन कर दिया, फिर मैनेजमेंट खत्म, नहीं। वो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे, सेल्स होगी, उसकी एडवर्टीजमेंट होगी, रिसर्च होगा, उसके बाद फीडबैक लेंगे, उसके बाद वापस से उन लोगों का दोबारा प्रोडक्शन करेंगे। तो मैनेजमेंट हमेशा कॉन्टिन्यूस है, वो कभी रुकती नहीं है। कब तक नहीं रुकती? जब तक फर्म जिंदा है। जिस दिन फर्म खत्म हो गई उस दिन क्या करोगे मैनेजमेंट का? सॉरी, ये नहीं करना था। मैनेजमेंट का क्या ही करोगे ना, फर्म जब तक चल रही है तब तक मैनेजमेंट इज देयर, मैनेजमेंट इज एग्जिस्ट टिल द फर्म एग्जिस्ट, मैनेजमेंट एंड्स व्हेन द फर्म एंड्स, ठीक है। अब आप ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट में ग्रुप एक्टिविटी, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 2-3 मैनेजर ने कर लिया मैनेज। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर ने मैनेजमेंट परफॉर्म किया और ह्यूमन रिसोर्स वाला कर ही नहीं रहा है, या CEO मैनेजमेंट कर ही नहीं रहे हैं, तो भाई फर्म नहीं चलेगी। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, सबको करनी होती है, CEO, पियून, HR, PR सबको करना होता है, ठीक है। डायनामिक भी भाई कई लोगों को वर्ल्ड में बहुत दिक्कत होती है डायनामिक में। डायनामिक भाई होता है कि चेंज होने वाला, जो जल्दी जल्दी चेंज हो सकता है। जैसे टेक्नोलॉजी, आए दिन नई टेक्नोलॉजी आते हैं, जैसे फ़ोन, एक आप फ़ोन ले, वो कितना भी आप लेटेस्ट फ़ोन लेने की कोशिश कर लो, वो पुराना हो ही जाता है। 6 महीने में उसके हज़ारों मॉडल आ जाते हैं वैसे फ़ोन के, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट एप्पल का आईफोन जो है वो सिर्फ वो खुद ही प्रोड्यूस करता है, और उनका पूरा सिस्टम बेस ही अलग है, बट फिर भी 1 साल में टेक्नोलॉजी वो भी पुरानी कर देते हैं, ठीक है। उनका भी ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी ज़िंदगी भर चलती है, वो हर मतलब अपडेट भी आते हैं। तो अपडेट भी एक तरह का डायनामिक प्रोसेस है कि यार अपडेट आया, टेक्नोलॉजी बदल गई, तो डायनामिक है, ठीक है। डायनामिक मतलब चेंज होने वाला, जल्दी जल्दी चेंज होने वाला, ठीक है। इंटेंजिबल मतलब आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस फील कर सकते हो, यू कैन फील इट। जैसे अपनी क्रश को आप लोग देखो, रिलेटिव वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, लिख के मत आ जाना एग्जांपल ये एग्जाम में, ठीक है। जैसे आप अपनी क्रश को देख नहीं सकते, आप घर में बैठे हो, देख नहीं सकते, उससे बात नहीं कर सकते, उसे टच नहीं कर सकते, बट यू कैन फील हिम और हर प्रेजेंस और हिज प्रेजेंस, यू कैन फील इट। तो वो एक तरह का इंटेंजिबल यही होता है कि यार आप देख सकते नहीं हो, आप सुन सकते नहीं हो, आप बोल सकते नहीं हो, आप छू सकते नहीं हो, यू कैन जस्ट फील इट, जस्ट फील इट। अच्छा, मैंने बड़ा बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि फीलिंग यार हमेशा बड़ी होनी चाहिए। फील जितनी अच्छी होती है उतना अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। तो यू कैन फील इट, यू कांट सी, टच और हेयर और व्हाटएवर, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट फील इट, ठीक है। अब देखो आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यार देखो, फर्स्टली ऑर्गेनाइजेशनल 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं मेन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के जो होते हैं, वो 3 होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या इंक्लूड होता है? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल मतलब जैसे आपने एक गुड प्रोड्यूस किया, गुड ए मान लो, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपये, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा कि वो सर्वाइवल के लिए 100 रुपये तो निकाल ही ले, जो मतलब कॉस्ट है उतना तो कवर कर ही ले। देखो अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है, उसके बाद मैं पर्सनल लेवल पर समझाऊंगा होता क्या है, कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहला क्या काम होता है? सर्वाइवल,
कि यार जितना हम लोगों ने पैसा लगाया है, जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट है, उतना तो निकाले कम से कम, कॉस्ट तो कवर कर लें। कॉस्ट ही कवर नहीं होगी तो प्रॉफिट कैसे होगा? ठीक है, इसी प्रॉफिट के साथ आता है दूसरा पॉइंट, ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब यार देखो, आपने कॉस्ट निकाली 100 का गुड़ था और आपने 100 रुपये निकाल लिए, पर कोई कंपनी ऐसी होती है क्या यार कि 100 रुपये प्रोड्यूस कर रही है, 100 ही में बेच रही है? वो सिर्फ कहते हैं कि अरे सेठ 1-2 रुपये का मार्जिन, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, खूब मार्जिन लपेटते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं सबको। ठीक है, तो सेकंड हो गया ऑब्जेक्टिव उन लोगों का प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं करेंगे तो आगे कैसे करेंगे अपनी कंपनी को? अगर मान लो 10,000 रुपये का उनका कैपिटल है, उनने कंपनी जब स्टार्ट की, 10,000 के उनने गुड्स बनाए, सिर्फ सर्वाइवल के लिए 10-10 हज़ार रुपये का बनाया, 10-10 हज़ार का बेचा, तो वो 10,000 से ज़्यादा गुड्स बना ही नहीं पाएंगे ज़िंदगी में अगर प्रॉफिट नहीं करेंगे तो। ठीक है, अगर उनको ग्रो करना है तो प्रॉफिट करना पड़ेगा। इसी के साथ आता है ग्रोथ, थर्ड पॉइंट होता है जो। ठीक है, देखो सारा दारोमदार होता है प्रॉफिट का, सारी फर्म प्रॉफिट में काम करती हैं। ठीक है, प्रॉफिट के लिए ही काम करती हैं। वो सर्वाइव क्यों करती है? क्योंकि प्रॉफिट होता है। ग्रोथ क्यों करती है? क्योंकि प्रॉफिट होता है। सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों का ही रीजन प्रॉफिट होता है। ठीक है, इतना समझ लो, ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है प्रॉफिट, लेकिन लिखने आपको तीनों है, पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। लिखने तीनों है लेकिन मेन यही है। ठीक है, अब आता है सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में पहला क्या आ गया? क्वालिटी प्रोडक्ट। मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव सबसे पहले समझो, देखो जैसे एक फर्म है, एक इकोनॉमी में ऑपरेट कर रही है। ठीक है, तो उसके खुद के ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो तो होते ही हैं, पर सोसाइटी के लिए भी कुछ उन लोगों को देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। वो कहते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव, वी आर फुलफिलिंग आवर सोशल ऑब्जेक्टिव, बट ऐसा नहीं होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादातर फर्म, देखो पर्सनली मैं पर्सनल बताऊँ, रतन टाटा सर को छोड़ दो, बाकी जो फर्म्स हैं, इवन अंबानीज, अडानीज, ये जितनी फर्म्स हैं, ये सब भी सोशल ऑब्जेक्टिव इसलिए करती हैं ताकि उनका पर्सनली फ़ायदा हो। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं, उनको करना पड़ता है एक्चुअली। यही है मेन रीज़न। ये नहीं है कि उनको सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने, नहीं, ये है कि उनको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, रतन टाटा सर यार देखो एक्सक्लूडेड है, वो अलग है, उनका अलग लेवल पे क्रेज़ रहता है, अलग लेवल पे, मतलब वो एक अलग लेवल पे थिंकिंग है उनकी, और वी ऑल लव हिम ऑब्वियसली। तो उनका छोड़ दो, बाकी मतलब मेजरली उनको एक अकेला छोड़ के मैंने आज तक कोई फर्म नहीं देखी जो सिर्फ सोशल ऑब्जेक्टिव पे काम कर रही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो फर्स्ट है कि क्वालिटी प्रोडक्ट। यार देखो मार्केट में आप अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं रखोगे ना तो कोई लेगा नहीं। अगर आपकी प्रोडक्ट में दम है तो ही वो मार्केट में बिकेगा। देखो जिसके अंदर दम है उसी की डिमांड होती है। ठीक है, तो क्वालिटी प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए तभी मार्केट बिके। उसके बाद रीजनेबल प्राइस। आप क्वालिटी प्रोडक्ट तो दे रहे हो पर अगर रीजनेबल प्राइस नहीं, फॉर एग्जांपल एक फर्म ए है और एक फर्म बी है, दोनों का प्रोडक्ट तो क्वालिटी वाला है, एकदम सेम क्वालिटी है, पर अगर फर्म ए 100 रुपये का दे रही है और फर्म बी 200 रुपये का दे रही है, तो ऑब्वियसली फर्म ए से ही सब लोग लेंगे। फर्म बी कौन ही बेवकूफ़ होगा जो जाएगा? कौन ही है? कोई कमेंट कर दो भाई कि मैं फर्म बी में जाऊँगा, कोई नहीं जाएगा, फर्म ए में जाएंगे। क्यों? सबका एक अपना वो होता है कि हमको अपना निकालना है प्रॉफिट। सब लोग अपने प्रॉफिट के लिए होते हैं, दूसरे के लिए कोई नहीं होता। ठीक है, तो क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ आपको रीजनेबल प्राइस भी देना पड़ता है। अगर आप रीजनेबल प्राइस नहीं दोगे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है, लोग लात मार के निकल जाएंगे, देखेंगे भी नहीं आपको। ठीक है, थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव। आपको एम्प्लॉयमेंट अपना मतलब एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करते हो इकोनॉमी में। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमी का कि एक फर्म ए है वो सोशल ऑब्जेक्टिव कर रही है, उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, उसने वैकेंसी निकाल दी, एम्प्लॉयज़ रखे, ये हो गया एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इकोनॉमिक वेल्थ मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हो, एक्सपोर्ट किया आपने, फॉरेन जो करेंसी है वो हम लोग की आई, हम लोग की जीडीपी ग्रोथ हुई, सब ग्रोथ हुआ, ये हो गया इकोनॉमिक वेल्थ। ठीक है, फिर हो गया एजुकेशनल एंड हेल्थ ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। ज़्यादातर बड़ी मेजर कंपनीज ही ये सब करती हैं। या आपने देखा होगा कभी कभी कि जो आप जैसे मॉल जाते हो तो वहाँ पे आप देखते होगे कि जो होते हैं वो वाइपर स्वीपिंग के जो होते हैं एंड ऑल, उनको वो लोग यूज़ करना सिखाते हैं। फिर मतलब काफ़ी बार देखा होगा, वाइपर नहीं तो ओटीजी माइक्रोवेव कुछ तो यूज़ करके दिखा रहे होंगे ना। वो हो गया एक तरह का एक, और ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, वो आपको एजुकेट कर रहे हैं कि कैसे करना है। अलग अलग तरह के होते हैं। देखो सिर्फ ये नहीं होता कि आप प्रोडक्ट के बारे में सिखाते हैं वहाँ पे,
कई कंपनीज होती हैं जो आपको वैसे भी एजुकेट करती है अदर चीज़ों में, आपको ये बताती है कि कंज्यूमर के रोल क्या है, कंज्यूमर की पावर क्या है, कंज्यूमर क्या क्या कर सकता है। तो एजुकेशन किसी भी तरह की हो सकती है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि आप कभी मॉल जाते हो, वो लोग ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ये देखो ये ऐसे दबाओगे तो वो मतलब पूरा पोछा सूख जाएगा, फिर आप ऐसे ऐसे पोंछ दो, ये वो। ठीक है, ये हो गया उनका एक एजुकेशनल प्रोग्राम है कि वो एजुकेट कर रहे हैं आपको कि यूज़ करना कैसे है। और इससे इसी तरह का नहीं होता, और भी बहुत होते हैं। ठीक है, आपने कई देखे होंगे, नहीं तो दिख जाएंगे कभी ना कभी। ऐसा भी क्या है, बात थोड़ी रही ओके। इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, देखो इको फ्रेंडली तो उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं करेंगे ना, तो सोसाइटी को बेनिफिट नहीं होगा, सोसाइटी को होगा नुकसान। और जब सोसाइटी को नुकसान होगा तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली इनकी कंपनी को क्या करेगी, कहेगी भैया आप बाहर आइए, हम ताला लगाएंगे, उसको सफ़ेद कपड़ा पहनाएंगे, एक ठप्पा लगा के चले जाएंगे, मतलब सील कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट मतलब एकदम सिंपल शॉर्टकट बात, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो फिर आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कंपनी के ओनर का ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव का यहाँ मतलब है कि एम्प्लॉयज जो है फर्म के, उन लोगों के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होता है फर्म का, मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयज के लिए, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो इसे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है एडिक्वेट सैलरी। देखो यार, आप काम करा रहे हो 20,000 रुपये वाला और दे 2,000 रुपये रहे हो, कोई भी नहीं आएगा, गधा भी होगा वो भी नहीं आएगा। क्यों, गधा भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ उसको यार चाहिए होता है, उसको खाना चाहिए ही होता है, जो आप डिनाई नहीं कर सकते। तो एडिक्वेट सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, जितना काम जैसा काम वैसे पैसे उतने हिसाब से। ठीक है, फिर होता है गुड वर्किंग कंडीशंस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आते जाते उसको गालियाँ सुना रहे हो, नहीं, उसको एक एनवायरनमेंट, सिर्फ पैसा देखो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बस ये कहने की बात है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, सब कुछ पैसा ही है आज के ज़माने में लगभग। आप भाई इज्जत भी आजकल यार पैसों से होती है, और क्या ही बोलूँ मैं, अब मैंने पर्सनली देखा है खूब। एडिक्वेट सैलरी मतलब देखो, एडिक्वेट सैलरी आप ठीक है दे रहे हो, आप मान लो 20,000 का काम करा रहे हो, 20,000 के लेवल वाला काम करा रहे हो, 20,000 रुपये मंथली आप दे रहे हो, 20,000 मंथली यू आर पेइंग टू द एम्प्लॉय। बट अगर वहाँ वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं है, मान लो वर्किंग कंडीशंस मतलब हमेशा ये नहीं कि आप पंखे नहीं चला रहे, एसी नहीं है, ये नहीं है, वो सब होता है, बट वर्किंग कंडीशंस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखो ये सब होता है, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, मेंटल फैक्टर्स होते हैं कि आप मेंटली बहुत टॉर्चर कर रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो, तो भी देखो एम्प्लॉय लात मार के निकल जाएगा, उसको प्रेशर बनाओगे उसके ऊपर ज़्यादा, तो प्रेशर बनाना इज इम्पॉर्टेंट, प्रेशर नहीं बनाओगे तो काम नहीं होगा, बट एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रेशर, ज़्यादा होते ही वो लात मार देगा। तो गुड वर्किंग कंडीशंस, अच्छी वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। उसके बाद पीयर रिकॉग्निशन, मान लो एक एम्प्लॉय ने आपके फर्म के लिए एक अच्छा काम किया, तो उसको रिकॉग्नाइज भी करो। ऐसे नहीं होगा कि आप उसका काम उसने किया, रिकॉग्नाइज किसी और को कर दिया, खुद ही को रिकॉग्नाइज कर दिया, अरे मैं ही तो हूँ, मैंने ही तो किया, ये नहीं होता भाई। एम्प्लॉय को आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, वो अगली बार काम भी नहीं करेगा। ठीक है, फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है? ट्रेनिंग, देखो आप अगर अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलर ट्रेनिंग नहीं दोगे, रेगुलर डेवलपमेंट नहीं कराओगे, तो देखो अभी पीछे बताया कि डायनामिक मार्केट है, हर समय बदलती रहती है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे, डेवलपमेंट नहीं कराओगे एम्प्लॉयज़ का, तो वो अपडेट नहीं हो पाएंगे जो न्यू चीज़ें होंगी उससे। और डायनामिक है, चूँकि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आता है, और आपके एम्प्लॉयज़ अपडेट नहीं होंगे, तो आपकी फर्म ऑब्वियसली लॉस में जाएगी, और बाकी सब फर्म्स जो अपडेट कर रही होंगी अपने एम्प्लॉयज़ को, वो श्यों निकल जाएगी, अपना प्रॉफिट तो भाई यूँ बढ़ाएंगी यूँ। ठीक है, अब आता है सोशल रिकॉग्निशन। उनको यार सोशली भी आप रिकॉग्नाइज करो, उनको एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगता है कि जब उन्हें सबके सामने तालियां बजाएं उनके लिए, या सबके सामने बजवाएं, है ना, सबसे बजवाएं, ये सब तालियां, ये होता है सोशल रिकॉग्निशन। ठीक है, सोशली आप उसको रिकॉग्नाइज करो सबके सामने। ऐसा नहीं, देखो फर्म में यार, देखो जो आगे जाके अपने पापा का बिजनेस संभालना चाहते हैं या खुद ही बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, देखो एक चीज़ होती है कि हम लोग जब किसी की बेइज्जती करते हैं ना एम्प्लॉय की, मतलब या उसे डांटना होता है, चिल्लाना होता है, तो यार देखो ये गलती कभी मत करना कि सबके सामने आप उसे चिल्ला रहे हो, डांट रहे हो, हौक दिया उसको, ऐसा नहीं। उसको बंद मतलब अकेले में ले जाओ, अकेले में समझाओ, और जब भी उसकी तारीफ करनी हो हमेशा सबके सामने करो। उससे होता है क्या होगा, मोटिवेशन होगा एम्प्लॉय का। मोटिवेशन उस एम्प्लॉय का ही नहीं होगा, बाकी एम्प्लॉयज़ का भी होगा। देखो जैसे आपकी फर्म में 200 लोग हैं, आपने एक को बाहर सबके सामने, पूरे 200 लोगों के सामने एक की बहुत बढ़ बढ़ के तारीफ कर दी,
ठीक है। अब बाकी 199 लोग क्या सोचेंगे, 199 पीपल जो लेफ्ट आउट है वो क्या सोचेंगे, या बताओ इसने एक अकेले ने इतनी तारीफ करवा ली, हम लोगों को तो बॉस कभी कुछ बोलता ही नहीं, तो वो भी काम करेंगे कि अब मैं तारीफ करवाऊंगा, मैं तारीफ करवाऊंगा। ठीक है, तो मोटिवेशन फैक्टर होता है। ठीक है, और अगर आप सबके सामने ऐसे डांटोगे ना उस एम्प्लॉय को, तो पता है क्या होगा, देखो ये फैक्ट है, लोग चुगलीबाजी करते हैं, 2 की 4 लगाते हैं, है ना। तो ये फैक्ट है कि देखो आप अगर 10 लोगों के सामने एक एम्प्लॉय को डांटोगे ना, तो जितना आप डांटोगे उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा के बाकी लोगों को वो 10 एम्प्लॉयज बताएंगे। ठीक है, तो डांटना सबके सामने नहीं चाहिए। क्यों, उससे पता है क्या मजाक उड़ता है एम्प्लॉय का उस फर्म में, इनफैक्ट वो भी एम्बैरेस फील करता है, और इससे एक बैड एटमॉस्फेयर, गुड वर्किंग कंडीशंस क्रिएट नहीं होती है, बैड एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है एम्प्लॉय के लिए, और एम्प्लॉय के लिए बैड वर्किंग कंडीशन हो रही है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन भी कोई प्रॉफिट नहीं कर पाएगी। क्योंकि मतलब देखो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है, एम्प्लॉयज़ की वजह से चलती है। आप सिर्फ मशीन खरीद के रख लो, चलाएगा कौन, आत्मा तो आएगी नहीं मशीन की चलाने, या मशीन इतनी एडवांस भी नहीं है कि अपने आप प्लग स्विच लगा दिया बोर्ड में और स्टार्ट भी कर दिया, फिर उसमें माल भर दिया, उसी में सब कर, नहीं होता ना ऐसा। एम्प्लॉयज़ की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, बिना एम्प्लॉयज़ के आप कुछ नहीं कर सकते फर्म में, कितना भी आप कैपिटल लगा लो। ठीक है, एआई अभी इतना अच्छा नहीं है कि आप रोबोट लगा दो, रोबोट भी ऑपरेट हम ही लोग करते हैं। अगर इंसान ना हो तो रोबोट भी क्या हम लोग रोबोट भी नहीं ऑपरेट कर सकते, इंसान नहीं हो तो। ठीक है, तो इंसानों का भाई होना ज़रूरी है, और इंसान बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होते हैं इस मामले में। रोबोट्स को आप कुछ भी करो, ओपनली गाली दोगे, उन लोगों को गाली पता ही क्या है, क्या होती है। ठीक है, और पता लग भी गई तो आपको चमाट मार के निकल जाएगा। रोबोट के अंदर फीलिंग नहीं होती, ये समझो सबसे पहले। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये 3 चीज़ें हो गई। ऐसा आप जो पर्सनल को बोलना था कि देखो सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का तो नाम ही है कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है, पर सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी नाम के ही है कि सोशल के लिए हम लोग सोसाइटी के लिए कर रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहे हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हाँ मतलब होता है उन लोगों के लिए कुछ अमाउंट डेडिकेटेड होता है, बट मेन जो होता है ना फोकस, वो ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है। इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है, और इसको करने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन का ही प्रॉफिट होता है। मतलब कुछ भी कर लो, अब ये सारी चीज़ें जो ये इतना सारा कंटेंट लिखा गया है यहाँ पे, यहाँ से इतना, ये इतना पूरा है ना, इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन का ही प्रॉफिट है। ऐसा मत समझना कि सिर्फ सोसाइटी का प्रॉफिट हो रहा है, पर्सनल हो रहा है, नहीं। क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे उससे आपकी मार्केट में क्या होगा, देखो सबसे ज़्यादा बड़ा, देखो एडवर्टीजमेंट इज इम्पोर्टेंट, लोग टीवी में अपना ऐड देते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं, इधर उधर देते हैं, सबसे बड़ी पब्लिसिटी, पर फिर भी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती है। देखो हम लोग जब फ़ोन लेने जाते हैं, हम लोग को लाख ऐड दिए हो, मान लो एक सैमसंग ने फ़ोन रिलीज़ किया, उसके लाख यूट्यूब पे ऐड आ रहे हैं, लाख टीवी पे ऐड आ रहे हैं, लाख कहीं भी ऐड आ रहे हैं, पर आप लेने जाओगे ना तो आप पक्का ऐसा कोई बंदा ज़रूर ढूंढोगे जिसके पास वो फ़ोन है, या पक्का आप किसी बंदे से जिसके पास वो फ़ोन नहीं है उससे पक्का पूछोगे कि भाई या बहन यार ये फ़ोन लेने जा रहा हूँ, बता दे ले लूँ क्या, ले लूँ, नहीं तू बोल, तू बता तेरे को कैसा लग रहा है, ये सब ज़रूर होता है। ठीक है, तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती है सबसे बड़ी पब्लिसिटी। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कब होगी, जब आपकी इज्जत होगी। इज्जत कैसे बनेगी, क्वालिटी प्रोडक्ट देके, रीजनेबल प्राइस देके, एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव पूरे करके आप एम्प्लॉयज़ रखोगे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ आप अपनी फर्म में रखोगे तो आपकी फर्म में क्या होगा, एम्प्लॉयज़ रहेंगे जो वो आपके बाहर जाएंगे, प्रमोट करेंगे फर्म को। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक वेल्थ, भाई जीडीपी बढ़ा रहे हो तो जीडीपी बढ़ाने का ये मतलब थोड़ी है आपकी फर्म ने मान लो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, वो 10,000 करोड़ जीडीपी में 0.1% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 10,000 करोड़ जो है वो जीडीपी में चले गए, नहीं, पैसा तो आप ही के पास रहता है, नाम होता है कि जीडीपी बढ़ी है। ठीक है, पैसा हम लोग के पास ही रहता है, तो इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ाना भी एक काम, मतलब कह सकते हैं मेन पैसा तो हम ही लोग के पास है, ऑर्गेनाइजेशन का ही प्रॉफिट है। एजुकेशन और हेल्थ ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, भाई देखो वो आपको झाड़ू चलाना सिखा रहे हैं, पोछा चलाना सिखा रहे हैं, इसलिए नहीं सिखा रहे कि आप सीख जाओ, इसलिए सिखा रहे हैं कि आप सीखोगे तभी तो लोगे, आपको पता ही नहीं होगा तो लोगे कहाँ से, रीच बढ़ाते हैं अपनी। ठीक है, ये होता है एजुकेशनल और हेल्थ ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। ठीक है, इस तरह। और फिर इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, भैया वो भी जानते हैं कि अगर उन्होंने ज़्यादा उंगली की नेचर के साथ, और अगर किसी ने, कोई बुद्धिमान समझदार दिमागदार लड़का या लड़की ने उसके ऊपर केस फाइल कर दिया कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है, इन लोग का मिलावट बहुत है, ये है वो है, सील हो जाएगी कंपनी, फाइन लगेगा अलग। ठीक है, कई बार हुआ है, देखो
दूध की जो कंपनी होती है अमूल एंड ऑल, इन सब में भी शायद हुआ है कई बार कि इन लोग के मिलावट बहुत है, ये है वो है, फलाना है ढिमाका है। तो भाई आप इको फ्रेंडली यूज़ करोगे तभी आप जिंदा रहोगे। ऐसे किसी पढ़े लिखे समझदार लड़के या लड़की ने कर दिया ना कंप्लेन, तो फाइन लगेगा अलग, कंपनी सील होगी अलग, रेपुटेशन गिरेगी वो अलग, सेल कम होगी वो अलग, बहुत सारी चीज़ें होती है, एक चीज़ थोड़ी होती है। फिर होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भैया पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहने की बात है, आप सैलरी अच्छी नहीं दोगे तो एम्प्लॉय आएगा कहाँ से? बिना एम्प्लॉय के फर्म चला ही नहीं सकते। सैलरी आपको अच्छी देनी ही पड़ेगी, एम्प्लॉय तभी काम करेगा। वर्किंग कंडीशन अच्छे नहीं दोगे तभी एम्प्लॉय काम नहीं करेगा। वर्किंग कंडीशन जितने अच्छे होंगे उतने अच्छा एम्प्लॉय काम करेगा, इसे काम ही नहीं करेगा। और बिना एम्प्लॉय के ने बता दिया फर्म चलेगी नहीं। आप रोबोट रख लो, मशीन रख लो, चलाएगा कौन? लड़का या लड़की जो जिंदा है, जो इंसान है, वही तो चलाएगा। कोई रोबोट थोड़ी चला देगा सब कुछ। रोबोट को कौन चलाएगा? रोबोट भी तो इंसान ही चलाएंगे। फिर आता है पीयर रिकॉग्निशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब भी कंपनी का ही है। सोशल रिकॉग्निशन, भाई पीयर रिकॉग्निशन, आप उन लोगों को रिकॉग्नाइज करते हो ना जब, तो उससे उनको मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है, वो उनका प्रॉफिट है। लेकिन वो मोटिवेट होते हैं, ये आपका प्रॉफिट है। वो मोटिवेट होंगे तो ज्यादा काम करेंगे कि अरे मुझे इस बार 1000 रुपये का बोनस दिया बॉस ने, खुश हो गए, अब की मैं और काम करूंगा 2000 करूंगा। ठीक है। और ये देखो भाई इमेजिनरी फिगर्स है, कुछ लोगों को 200 रुपये ही मिलता है बोनस और वो उसमें ही खुश होते हैं। अब कुछ लोग 20,000 का लेके, 2 लाख का लेके, कई लोग 1-1 करोड़ का बोनस लेके भी खुश नहीं हो पाते। तो देखो ये अपना अपना पर्सनल बात है। ठीक है। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भैया आप एम्प्लॉय को अपडेट करने के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉय से आपको फर्क घंटा नहीं पड़ता। ऑर्गेनाइजेशनल का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उसको एम्प्लॉय से बिल्कुल मतलब नहीं होता। वो सिर्फ एम्प्लॉय से तब तक रहता है टच में जब तक उसको पर्सनल मतलब है। अगर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नहीं कराएगा, डेवलपमेंट नहीं कराएगा, तो न्यू टेक्नोलॉजी उसके ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उस एम्प्लॉय को टैली 7 आती है और मार्केट में टैली 9.9 चल रही है, 9 ERP पता नहीं क्या। तो टैली 7 का क्या करोगे? अचार डालोगे जब 9 चल रही है तो। वो क्या वो चला रहा है जिसमें GST नहीं है, अभी GST आ चुका 2017 से, तो क्या कर लोगे भाई उस एम्प्लॉय का? वेस्ट है आपके लिए। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी एक ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट ही है। हाँ ये सब जो बेनिफिट होते हैं ये होते हैं सोसाइटी के, एम्प्लॉय के, बट मेन काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। मेन काम क्या होता है? प्रॉफिट। बिना इनके कुछ कोई नहीं करता। ये मत समझना कि यार इतनी फर्म अच्छी है, ये वो है। रतन टाटा सर, देखो मैं अभी बोल रहा हूँ, रतन टाटा सर के लिए मेरी बहुत मतलब मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। ये सारी चीज़ें उनके ऊपर लागू नहीं होती मेरे हिसाब से, बाकी सबके लिए है भाई। ये मतलब जनरली बोल रहा हूँ, वो एक एक्सेप्शनल केस है, यूनिक पर्सनैलिटी उनकी छोड़ो। ठीक है। फिर आता है सोशल रिकॉग्निशन। भाई सोशली आप 200 लोगों के सामने उन लोग की इज्जत करोगे तो आपकी भी इज्जत बढ़ेगी कि ये देखो ये होता है एक फर्म, ये अपने एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट देता है, सोशली रिकॉग्नाइज करता है। और वो देखो वो दूसरी फर्म बंद कमरे में रिकॉग्नाइज करते हैं, बेइज्जती खुले में करते हैं, ये होता है। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई थिंक सो, है ना। अब इसके शायद 2 पार्ट और बनेंगे और ये चैप्टर खत्म। भाई हलवा चैप्टर, मैं चैप्टर छोड़ो, बिजनेस स्टडीज हलवा है। एकदम साथ रहो, एकदम मस्त पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है। बहुत इजी होती है बिजनेस स्टडी, कहने की बात है, बट इजी मतलब ये ग्रांटेड मत लेना। सबसे ज्यादा मार्क्स भी बिजनेस स्टडीज ही काटती है। जो इसमें मार्क्स कटते हैं ना धड़ल्ले से, एक वर्ड गलत हुआ मार्क्स पूरे कट जाते हैं। तो इतना भी ग्रांटेड मत लेना, बट ऐसा कुछ नहीं, बहुत हार्ड एंड फास्ट है, सब निकालते हैं। मैं खुद लाता हूँ 40 आउट ऑफ 40 खूब लाया हूँ मैं, आराम से आते हैं, कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। ठीक है। और बाकी इधर क्या देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव करो चैनल को, सपोर्ट करो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो। और इसके 2 पार्ट जो हैं बहुत जल्द आपके पास आएंगे और इसमें जो बिजनेस टर्म्स है उसका वीडियो अलग से बनेगा। थैंक